साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटिक के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग हमारा टॉपिक रहेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। एक लाइन में जरूर बता देते हैं कि हमेशा की तरह ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना रहे। ये हम प्रयास करेंगे और हमेशा करते भी आए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत सरकार का एक शीर्ष संस्थान है, सर्वोच्च संस्थान है अपने लेवल पर, जो सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ये एक स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्त निकाय है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले संगठनों में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है, विजिलेंस करता है। इसका टारगेट है कि कहीं भी कुछ गलत ना हो, विशेषकर भ्रष्टाचार से संबंधित तो स्पेशल। देखो, CVC को अक्सर हम भ्रष्टाचार का प्रहरी कहते हैं। एक लाइन हमेशा ये चलती है कि भ्रष्टाचार का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर हम सीधा CVC का नाम लेते हैं, भ्रष्टाचार का प्रहरी, यानी वॉच डॉग अगेंस्ट करप्शन। देखो, हम सीधा इसके गठन की बात करते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को ले लेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। देखो, सबसे पहले एक समिति बनती है 1962 में। उस समिति की सिफारिश पर इसका गठन होता है। समिति होती है भ्रष्टाचार निवारण समिति। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है भ्रष्टाचार निवारण समिति, जो कि 1962 में इसका गठन किया गया। इसमें कुल 8 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो के संथानम थे। इसीलिए इस समिति को संथानम समिति भी कहते हैं, इस नाम से ही ये प्रचलित है। तो इसमें 8 सदस्य थे, के संथानम सांसद थे, 5 सांसद इनके अलावा और थे, और 2 वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल थे। टोटल ये 8 सदस्य थे और इसकी स्थापना होती है 11 फरवरी 1964 को। स्थापना इसकी होती है 11 फरवरी 1964। भारत सरकार ने एक संकल्प लिया, कार्यपालिका ने एक प्रस्ताव पास किया, कुछ भी कह सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड तो भारत सरकार का संकल्प ही रहेगा, और उस संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना होती है 11 फरवरी 1964 को। देखो, संकल्प या प्रस्ताव की बात करें हम कार्यपालिका से संबंधित, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। हालांकि किताबों में आपको हर जगह लगभग प्रस्ताव लिखा हुआ मिलेगा कि कार्यपालिका प्रस्ताव के आधार पर इसकी स्थापना हुई। लगभग कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अगर साधारण सा अंतर देखें तो प्रस्ताव का मतलब किसी चीज़ पर विचार रखना, चर्चा करना किसी बात पर, और संकल्प का मतलब यहाँ पर है फाइनल डिसीजन लेना, कि भारत सरकार ने डिसीजन लिया। भारत सरकार ने यानी कार्यपालिका ने, यानी मंत्रियों ने, कैबिनेट ने मिलकर ये डिसीजन लिया। तो इस ऐसे कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो वो कार्यपालिका का कार्य माना जाता है। तो भारत सरकार के संकल्प द्वारा या कार्यपालिका के संकल्प द्वारा या फिर कार्यपालिका के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना होती है। तो जब कार्यपालिका के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना होती है तो क्या ये संवैधानिक संस्था है? क्या ये संस्था संवैधिक संस्था है? संवैधानिक को कानूनी भी कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी भी कह सकते हैं। तो देखो, संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसका वर्णन संविधान में हो वो संवैधानिक। सांविधिक या कानूनी मतलब संसद ने कोई कानून बनाकर अगर किसी संस्था की स्थापना की है तो वो संस्था हो गई सांविधिक। तो ये ना तो
संवैधानिक संस्था है, ना ही ये सांविधिक संस्था है, कानूनी संस्था। उस समय, वर्तमान में तो है सांविधिक, कानूनी है। उस समय जब ये इसकी स्थापना हुई तो कार्यपालिका के प्रस्ताव से हुई, या संकल्प से कहो। हम भारत सरकार के संकल्प का इसमें नोट्स लिखवाएंगे। देखो, इसमें कुल 8 सदस्य थे। इन 8 के नाम हम लिखवा देंगे आपको, लेकिन जब लास्ट में हम नोट्स बनवाते हैं, ये पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद फिर आपको व्यवस्थित लिखवाने का भी हमारा टारगेट रहता है। उस समय ये 8 नाम भी लिखवा देंगे। और इसमें एक नाम राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं टीकाराम पालीवाल, ये इसके सदस्य रहे हैं। टीकाराम पालीवाल जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए जो संथानम समिति बनी थी, उसमें जो 8 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य टीकाराम पालीवाल थे। तो राजस्थान के संदर्भ में ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, 1997 में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, विनीत नारायण का मामला। विनीत नारायण केस आया। विनीत नारायण बनाम भारत संघ। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश दिए सरकार को कि एक तो ये जो आपकी सीबीआई है, इस पर निगरानी रखने के लिए, इस पर सुपरिटेंडेंस के लिए, अधीक्षण के लिए सीवीसी को अधिकार दिए जाए। सीवीसी इस पर निगरानी रखे और सीवीसी को कानूनी दर्जा भी दिया जाए। ये कब की बात है? 1997 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो ये निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? कि सीबीआई पर निगरानी रखे कौन? सीवीसी। और सीवीसी को एक कानूनी दर्जा भी दिया जाए, स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दिया जाए। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब कि कानून बनाकर उसकी स्थापना करो। संसद के द्वारा कोई कानून बनाओ और उसको कानूनी दर्जा दो। जो आपने केंद्रीय सतर्कता आयोग बना रखा है भारत सरकार के संकल्प के द्वारा, उसको कानूनी रूप दिया जाए। तो देखो, उस समय 1998 में एक अध्यादेश पारित किया गया। आपको पता होगा, अध्यादेश का भी वही महत्व होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है, लेकिन जब तक वो लागू है तब तक। तो 1998 में एक अध्यादेश जारी किया गया और पहली बार इसको कानूनी रूप दिया। भाई, अध्यादेश जारी हो गया तो मतलब कानून बन गया। जब तक वो जारी है अध्यादेश, तब तक तो कानून के बराबर ही उसका महत्व है, तो हम कह सकते हैं कानूनी रूप दिया। और बहुसदस्यीय इसको निकाय बना दिया। पहले एक सदस्य था, बाद में इसमें ज़्यादा सदस्य कर दिए। हालांकि शुरुआत में इस 1998 के अध्यादेश में 5 सदस्यों का प्रावधान किया था, 1+4। और फिर 1998 में ही एक अध्यादेश और पारित किया था जिसमें इसकी सदस्यों की संख्या 3 कर दी थी, 1+2। तो आपको यही याद रखना है, वो 1+4 वाला याद नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लिखवाएंगे हम तो फिर अगर सारा लिखवा दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या क्या याद करोगे? मुख्य मुख्य चीज़ें लिखवाएंगे। हालांकि बहुत विस्तार से लिखवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, और अभी लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक एक लाइन व्यवस्थित नोट्स के रूप में आपको लिखवाएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुसदस्यीय निकाय बना। उसके बाद 11 सितंबर 2003 को सरकार ने एक कानून पास किया। 11 सितंबर 2003 केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। सीवीसी अधिनियम 2003 11 सितंबर को भारत की संसद ने इसको
प्रस्ताव को पास किया, इस अधिनियम को पास किया और कानूनी दर्जा दे दिया, सांविधिक दर्जा दे दिया। यानी तब से ये संस्था सांविधिक दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। हालांकि कई जगह आपको 1998 में भी इसको सांविधिक दर्जा देने की बात मिलेगी, कहीं जगह किसी जगह आपको 2003 मिलेगा। तो मैंने दोनों चीज आपको स्पष्ट बता दिए। प्रश्न का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी, उसको देख के आप समझ जाना कि क्या पूछना चाह रहे हैं। और आजकल इस तरह के प्रश्न बहुत कम आते हैं जिन पर विवाद हो, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि विवादास्पद जो प्रश्न है वो ना डाले जाए। तो 98 में अध्यादेश के द्वारा भी इसको कानूनी रूप दिया गया था और इसके बाद एक दो अध्यादेश और जारी किया, बीच में समाप्त भी हो गया था। कोई भी अध्यादेश अगर कानून नहीं बनता है निर्धारित समय के पश्चात तो वो समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से भी अध्यादेश जारी हुए, तो 2-3 बार इसमें अध्यादेश भी जारी हुए। उन सब का जिक्र नहीं करेंगे। 98 का जिक्र हो गया और 11 सितंबर 2003 का हो गया। अब यहाँ पे उनको कानूनी दर्जा मिल गया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से मिलकर बनेगा और 2 सतर्कता आयुक्त होंगे, यानी टोटल 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष होगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त। ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन सा हो सकता है। सीवीसी का मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग भी होता है, सीवीसी का मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी होता है। तो 1 सीवीसी और 2 वीसी, ये 3 लोगों से मिलकर एक संस्था बनी और जिसका अध्यक्ष होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग और उसके सदस्य होंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उसका अध्यक्ष होगा और सतर्कता आयुक्त उसके 2 सदस्य होंगे, उनसे मिलकर बनेगा। मुख्यालय इसका दिल्ली में रहेगा, वहीं से सारी कार्य इसके संचालित होंगे। अब आती है कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसकी नियुक्ति कौन करेगा। सीवीसी की नियुक्ति, देखो नियुक्ति के मामला है तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करेगा। समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। 3 सदस्यीय एक समिति होगी जिसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री और नंबर 2 गृह मंत्री और नंबर 3 विपक्ष का नेता। ये 3 सदस्यों की समिति होगी जिसमें विपक्ष का नेता और एक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये एक समिति होगा जिसका अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, अगर लोकसभा में आधिकारिक रूप से कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ा एकल विपक्षी दल है उसका नेता इस समिति में शामिल होगा। ध्यान रखना, एकल राजनीतिक दल, इस शब्द को ध्यान रखना, क्योंकि 10% सीट हासिल करने के बाद ही एक वैधानिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से विपक्ष के नेता का पद मिलता है। शुरुआत में तो प्रावधान नहीं था, बाद में ये प्रावधान किया गया, तो 10% का प्रावधान है। लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक दल को 10% सीटें नहीं मिलती है लोकसभा की, तो जो सबसे बड़ा एकल विपक्षी दल है, यानी सत्ताधारी दल के बाद दूसरे नंबर पर जिस दल को सबसे ज्यादा सीट मिली है, वो उसका नेता इस समिति में सदस्य होगा। तो ये इसकी नियुक्ति का तरीका हो गया। यानी ये 3 लोगों की एक समिति होगी जो सिफारिश करेगी जिस नाम का, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। अब ये प्रश्न देख लेना क्या पूछा जा रहा है, केवल राष्ट्रपति का नाम है और कोई अलग लिखा हुआ है तो केवल राष्ट्रपति उत्तर कर देना। उसमें ये लिखा हो केवल राष्ट्रपति लिखा हो और नीचे आपने देखा हो सबसे नीचे ये लिखा हो राष्ट्रपति एक इन लोगों से बनी समिति की सिफारिश पर। अक्सर क्या है, हम रट लेते हैं और पहला ऑप्शन देखा उसी को सही कर देते हैं। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ो तब इसका आंसर देना, तो आंसर सही निकलेगा। अब अगला बिंदु है कि
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है और सतर्कता आयुक्त है, दोनों तीनों का कार्यकाल कितना होगा। तो 4 साल तक काम कर सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु हो, जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होगा। चाहे सतर्कता आयुक्त हो चाहे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो, कार्यकाल होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दोबारा नियुक्ति का पात्र नहीं होगा और सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा और कहीं नहीं। यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक बार बन गया, उसके बाद वो किसी भी ऐसे, ना तो इस पद पर ना ही दूसरे पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। कोई भी ऐसा सार्वजनिक सरकारी पद, इस पद का प्रावधान मुख्य रूप से इस अधिनियम में लिखा है, तो इस पद पर वो दोबारा उसकी नियुक्ति नहीं होगी। और जो सतर्कता आयुक्त है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अलावा जो सतर्कता आयुक्त है, वो भी दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, लेकिन वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर आपने बताया कि 4 साल अधिकतम और 65 वर्ष अधिकतम, जो भी पहले हो प्रावधान है, तो क्या कोई व्यक्ति जो एक बार सतर्कता आयुक्त रह चुका है, 4 साल उसने काम कर लिया, तो क्या वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनेगा? नहीं, वो नहीं बनेगा। यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो सतर्कता आयुक्त से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना है, उसके रूप में उसको नियुक्त किया जाता है, तो भी दोनों पदों की अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 1-2 साल उसमें काम कर लिया, 1-2 साल इसमें कर लिया, दोनों को मिला के 4 साल हो गए, उसी समय इनको रिटायर कर देंगे या 65 वर्ष पहले हो जाए। तो यहाँ पर जो सतर्कता आयुक्त है, वीसी है, वो अगर दोबारा नियुक्ति करते हैं तो केवल और केवल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति होगी, उनके पद पर नहीं होगी, उसी पद पर, और वो भी दोनों पदों को मिलाकर 4 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अब है शपथ और प्रतिज्ञान। कार्यकाल हो गया, शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना। सबसे पहले तो एक सवाल यही उठता है कि शपथ और प्रतिज्ञान में क्या अंतर है। देखो, शपथ उन व्यक्तियों के लिए होती है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, और प्रतिज्ञान वो करते हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते, या फिर सार्वजनिक रूप से ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ या अल्लाह में आस्था रखता हूँ। किसी में भी वो ये नहीं दिखाना चाहते, वो केवल निष्पक्ष होकर निरपेक्ष अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो वो प्रतिज्ञान भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो शपथ ही लें। तो शपथ में भी एक तरह से अपना कर्तव्य पालन करने की एक निष्ठा का एक वचन देना होता है लिखित रूप में, दोनों में ही सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो शपथ ये राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति होता है, उनके समक्ष ये शपथ लेते हैं, दोनों ही, सतर्कता आयुक्त भी और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी। तो शपथ और प्रतिज्ञान इनको करना आवश्यक है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। अब बात आती है त्याग पत्र की, कि त्याग पत्र किसको दिया जाएगा। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। त्याग पत्र अपना लिखित रूप में इनको देना होगा, चाहे वो सतर्कता आयुक्त हो या केंद्रीय, इनको समान लेके चला है लगभग हर उसमें। कहीं अलग होगा तो हम उसका जिक्र अलग से करेंगे। और राष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए, राष्ट्रपति को सब वो लिखेंगे हम त्याग पत्र, और उस पर अपने इनके हस्ताक्षर होना चाहिए। इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्र लिखकर, जिस पर हस्ताक्षर करके, हस्ताक्षर अपने खुद के जरूरी हैं, बाकी तो प्रिंट भी हो सकता है, ये ध्यान रहे। तो ये त्याग पत्र हो गया, किसको? राष्ट्रपति को। इसके बाद है पद से हटाया जाना। पद से
हटाया जाना। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा दो कंडीशन ऐसी है जिसमें वो हटा सकते हैं। कुछ कंडीशन और भी है, उनका आगे जिक्र करेंगे। दो कंडीशन है, एक तो है साबित कदाचार। यहां लिखा है केवल दो कंडीशन में हटाया जा सकता है। नंबर एक, साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और एक है असमर्थता, इनकैपेसिटी। इन दो के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। असमर्थता, काम करने में समर्थ नहीं है। लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किस आधार पर हटाएगा? राष्ट्रपति ऐसे मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजेंगे और उच्चतम न्यायालय उसकी जांच करेंगे। जांच के बाद आरोप अगर सही पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट दिए जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाने के आदेश जारी किए जाएंगे। अब वही आप कंडीशन देख लेना कि किस तरह से पूछा गया है। ऑप्शन में क्या क्या है? हटाने के अंतिम आदेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, यानी हटाया राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, उनके द्वारा जांच करवाए जाने के पश्चात उस आरोप को सही पाने की रिपोर्ट मिलने पर। अब इस दौरान एक और कंडीशन है, निलंबन या कार्यालय में उपस्थित होने पर रोक। यानी जब ऐसा मामला कोई आता है, तो जब निलंबन से संबंधित मामला चल रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास, एक मिनट, जब ऐसा मामला राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है तो अंतिम फैसला आने तक राष्ट्रपति इनको निलंबित भी कर सकते हैं। और यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, जांच चल रही है, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया था मामला, लेकिन अभी वहां से रिपोर्ट नहीं आई, तो इस दौरान राष्ट्रपति उनको निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर आवश्यक समझे तो कार्यालय में उपस्थित होने पर भी रोक लगा सकते हैं, अगर राष्ट्रपति जरूरी समझे तो। एक ये बात यहां पर एक्स्ट्रा लिखी है कि निलंबित करने की और कार्यालय में उपस्थित होने पर रोक लगाने की। सामान्यतः ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन उपरोक्त सभी प्रावधानों के बावजूद भी राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को या अन्य आयुक्तों को पद से हटा सकते हैं। दो मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट की राय के आधार पर, और बाकी जो अब हम मामले की बात करेंगे उनमें सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से मामले? नंबर एक, उसे दिवालिया घोषित किया गया हो। अगर दिवालिया घोषित, बैंकरप्ट घोषित कर दिया है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। दिवालिया शब्द को समझाने की शायद जरूरत नहीं आज के सोशल मीडिया के जमाने में। जिसका दिवाला निकल गया वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। पुराने समय में समझाने की जरूरत थी। फिर भी कह सकते हैं कि अगर उसने बैंक का कोई कर्ज लिया हो, किसी संस्था से कर्ज लिया हो और कर्ज ना चुका पाए, और उसके पास ऐसी कोई संपत्ति भी ना हो जिससे उसकी पूर्ति हो जाए, और बैंक के द्वारा या न्यायालय के द्वारा उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अयोग्य हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि इन मामलों में वो इसको पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति। तो दिवालिया घोषित कर दिया तो हटा देंगे। नंबर दो, उसे किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया हो जो केंद्र सरकार की राय में
नैतिक पतन से जुड़ा हो, अधमता से जुड़ा हो, मोरल टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड है, टर्पिट्यूड जो भी बोला जाता है, उससे जुड़ा हो, या नैतिक चरित्रहीनता भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसके लिए मोरल टर्पिट्यूड शब्द का प्रयोग किया गया। तो अगर ऐसा है केंद्र सरकार की राय में तो भी हटा सकते हैं। नंबर 3 है, वह पद अवधि के दौरान पद के जो उसकी ड्यूटी है उससे बाहर किसी वेतन वाली नौकरी में लग जाता है, लगा हुआ है, यानी पेड एम्प्लॉयमेंट में लगा है, तो उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, तो भी उसको हटा सकते हैं। मेंटल और फिजिकल इन्फर्मिटी, इसके आधार पर भी राष्ट्रपति उसको बिना सर्वोच्च न्यायालय से जांच कराए हटा सकते हैं। और पांचवा और अंतिम एक कारण और है, उसमें ऐसे कोई भी वित्तीय मामला हो या अन्य हित हो, यानी फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट हो, अर्जित किया हो उसने, जो उसके कर्तव्यों पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हो, प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हो। तो ये 5 कारण ऐसे भी हैं जिन पर राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच कराए उनको हटा सकते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट ध्यान रखना, 2 कंडीशन अलग है, 5 कंडीशन अलग है। सिर्फ उन 2 कंडीशन में ही, यानी हमने साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और असमर्थता, इनकैपेसिटी, इन 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट की जांच आवश्यक है, सलाह आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है कर्मचारी या कर्मचारियों के लिए नियम बनाने की शक्ति। जो उसमें कर्मचारी काम करेंगे उनके लिए नियम कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार आयोग के परामर्श से, सीवीसी के परामर्श से, सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ पर आयोग, तो कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकती है, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकती है, ये केंद्र सरकार यहाँ पर कर सकती है। अब हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य और शक्तियां पढ़ लेते हैं। सीवीसी के मुख्य, सारे काम नहीं पढ़ेंगे, काम काम के, सीवीसी के मुख्य कार्य एवं शक्तियां। कार्य में देखो, एक सबसे पहला काम तो सीबीआई पर सुपरिटेंडेंस का काम है, अधीक्षण, निगरानी रखना। तो सीबीआई पर अधीक्षण, लेकिन सारे काम पर नहीं, ध्यान रखना। सीबीआई के जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं केवल उन पर निगरानी रखेंगे, सभी पर नहीं। केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना था 1988 में, उसके तहत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सीबीआई द्वारा जो जांच की जाती है उस पर निगरानी रख सकता है। ये उसका काम है, किसका? सीवीसी का काम है, ये उसकी शक्ति है। एक है सीबीआई को निर्देश देना, तो सीबीआई को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाए, लेकिन ये भी एक निश्चित ध्यान रखना आप कि सीबीआई को किसी खास तरीके से जांच को करने के निर्देश नहीं दे सकता है, कोई मजबूर नहीं कर सकता है उसको, बस वो निर्देश दे सकता है, कोई उसको अपना तरीका नहीं बता सकता है, उस तरीके से इसी हिसाब से जांच करो तुम, ये या मजबूर करे, वो बात नहीं है, अपनी राय दे सकता है, निर्देश दे सकता है। एक है जो सीबीआई की जो जांच है उनकी समीक्षा करना, तो एक ये मामला हो गया। अब देखो, मुख्य रूप से इसको समझें तो सीवीसी मुख्य रूप से एक सलाहकारी संस्था है, निगरानी करता है, रोकथाम पर फोकस करता है, खुद जांच कम करता है, ज्यादातर जांच करवाता है। सीवीसी की जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी हैं, एडवाइजरी है। सरकार अस्वीकार भी कर सकती है, हालांकि ये ध्यान रखना कि अगर सरकार अस्वीकार करती है तो लिखित रूप में सीवीसी को कारण बताना जरूरी है, सरकार को कारण बताना पड़ेगा। अगर तो सामान्यतः सीवीसी की रिपोर्ट या जो एडवाइजरी है, सलाहकारी है, उसको स्वीकार कर लेते हैं सामान्यतः।
और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है। लेकिन अगर वो नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो सतर्कता आयुक्त में जो ज्येष्ठ है, जो सीनियर है, वो उस बैठक की अध्यक्षता करता है। अब एक प्रश्न ये भी उठेगा यहाँ पर कि दोनों बराबर सीनियरिटी के हैं, तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर एक प्रावधान जोड़ा है, ये शायद 2021 के आसपास जोड़ा है, 2017 या 21 का है, शुरू में नहीं था, तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ 17 का है या 21 का, बाकी शायद 17-21 में से ही है, शायद 21 का होगा। तो 2021 में या 17 में ये जोड़ा गया। आपको सन याद करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर हम सीवीसी को पढ़ रहे हैं, तो ये जोड़ दिया कि अगर दोनों सीनियरिटी में बराबर हैं तो फिर परस्पर सहमति से बैठक की अध्यक्षता एक व्यक्ति करेगा इनमें से। ये एक नई बात है जो सामान्यतः और कहीं भी हम संसद या पार्लियामेंट को, विधानसभा कुछ भी पढ़ते हैं तो ये देखने को हमें नहीं मिलता है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अनुपस्थिति में सतर्कता आयुक्त किसी ऐसे विषय पर बैठक बुला रहा है जिसमें पहले उन दोनों की कोई ऐसी बात हो जो उनकी राय अलग अलग थी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की राय अलग अलग थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अनुपस्थिति में किसी भी ऐसी बैठक का आयोजन नहीं होगा। यह ध्यान रखना। यानी पीछे से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अनुपस्थिति में पीछे से सतर्कता आयुक्त अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें वो पहले उन दोनों में अलग अलग राय थी। अलग अलग राय नहीं थी तो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर पहले विचार अलग अलग थे किसी मुद्दे पर तो उस मुद्दे पर बैठक नहीं होगी, सीधी सी बात है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है। ये भी 2021 या 17 वाले उसी प्रावधान में जो बाद में जोड़ा गया। लेकिन ना तो हम 17 या 21 आपको लिखवाएंगे, ना ही आपको याद करने की जरूरत है, तो कभी ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 17 लिखे या 21। और फिर भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे तो लिखना ही लिखना है तो गूगल कर लिया करो इसी को। अब है सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। देखो, सीवीसी का अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं, केंद्र सरकार के जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं वो आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो भी अधिसूचित स्तर हैं के जो अधिकारी हैं, जैसे पीएसयू है, और सरकारी कंपनी कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जिनमें कम से कम 51% हिस्सा सरकार का होता है, या फिर कोई समिति है या स्थानीय प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उनके जो अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा उनको अधिसूचित कर रखा है, वो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लोकपाल द्वारा जो मामले भेजे जाते हैं उनमें BCD कर्मचारी भी शामिल हैं। अगर लोकपाल के द्वारा कोई मामला भेजा है, हमने शुरू में आपको केवल ग्रुप ए का बताया, अखिल भारतीय सेवा और ग्रुप ए के कर्मचारी, लेकिन लोकपाल के द्वारा कोई मामला भेजा जाता है तो उसमें BCD के मामले भी भेजे जाते हैं, ग्रुप के ये कर्मचारियों के मामले भी इनके पास जा सकते हैं, सीवीसी के पास। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है तो स्केल 5 के ऊपर के जो अधिकारी हैं इनके दायरे में आते हैं। सार्वजनिक बीमा कंपनी है, जो साधारण बीमा कंपनी, तो साधारण बीमा कंपनी के प्रबंधक और उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो आते हैं। जीवन बीमा निगम है तो उनके वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक है, उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। देखो, साधारण बीमा और एक जीवन बीमा में अंतर आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता है तो साधारण बीमा मतलब जैसे कि गाड़ियों का इंश्योरेंस करना है, ये सब आते हैं, और जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, ये तो आप सब जानते ही, बताने की जरूरत नहीं है। और रिजर्व बैंक इंडिया है, नाबार्ड है, सिडबी है, इनके भी ग्रेड डी के अधिकारी या इनसे ऊपर के सभी अधिकारी सीवीसी के दायरे में आते हैं। और भी एक दो बातें लिखी हुई है, लेकिन हमने सबको समाहित नहीं किया है, मुख्य आपको समाहित किया है। बाकी तो बहुत सी जगह आपको 10 मिनट में पूरा एक आयोग करा देते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जांच से संबंधित शक्तियां,
देखो वैसे तो ये बोर्ड, ये जो सतर्कता आयुक्त है, मुख्य रूप से सलाहकारी ही बोर्ड है, लेकिन फिर भी 2003 का जो अधिनियम था उसमें जांच से संबंधित बातें भी लिखी हुई हैं सीमित अर्थ में। यानी सीवीसी जो है वो जांच करते समय सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां रखता है, जैसे गवाह बुलाना, दस्तावेज मांगना, शपथ पर बयान लेना, ये सब। और इनके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो न्यायिक मानी जाती है, तो न्यायिक संस्था के रूप में माना जाता है। प्रारंभिक जांच करने के लिए एक जांच निदेशक होता है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए, यह भी प्रावधान है। और अगर इनके वेतन की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त का वेतन और भत्ता या सेवा शर्तें वो होती है जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की होती है। वेतन यूपीएससी के अध्यक्ष के समान तो मिलेगा सीवीसी को, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को यूपीएससी अध्यक्ष के समान, और जो सतर्कता आयुक्त है उनको वेतन मिलता है यूपीएससी के जो सदस्य को मिलता है वो। अब इन दोनों को कितना वेतन मिलता है? इसको मिलता है 2,50,000, 5 की जगह एस बन जाता है 50,000। यूपीएससी के सदस्यों को वेतन मिलता है 2,25,000। अब यहां पर एक बात आती है कि ये जो वेतन मिलते हैं, यहां पर आपने कहीं और भी पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा होगा फिक्स पे। कई किताबों में लिखा है फिक्स पे, गलत नहीं है वो, लेकिन उसको थोड़ा सा आप अधूरा मत समझना। फिक्स पे का मतलब केवल 2.5 लाख रुपए नहीं है। इस पर जो HRA है और DA मिलता है, डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई भत्ता और किराया भत्ता, ये मिलता ही मिलता है। फिक्स पे का मतलब यहाँ ये है कि अक्सर जो भी कर्मचारी होते हैं उनका सालाना इंक्रीमेंट लगता है, और जो कि लगभग 3% लगता है। हर साल में 3% वेतन बढ़ोतरी होती है, जो कि बेसिक उनकी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो 2 पद ऐसे हैं, भारत सरकार का जो पे मैट्रिक्स है उसमें लेवल 17 देखना और लेवल 18 देखना, खोल के देख लेना, आप डाउनलोड कर लेना, 1 से 5 सेकंड का काम है। तो पे मैट्रिक्स खोलोगे जिसमें 17 और 18 पे, 17 पे मिलेगा 2,25,000, इधर लिख देता हूं 2,25,000, और 18 में लिखा होगा 2,50,000। यहां और कोई स्लैब नहीं है, यानी यहां पर ये वेतन इनका बेसिक वेतन है, ये फिक्स है, इन पर कोई भी सालाना बढ़ोतरी नहीं होगी। बाकी लेवल 17 और 18 पे मैट्रिक्स के अलावा, पे लेवल के अलावा बाकी सब में सालाना बढ़ोतरी का प्रावधान है। इन दोनों लेवल पे पहुंचने के बाद ये फिक्स पे मिलता है, इतना ही मिलेगा। केवल जो HRA है और DA है वो बढ़ता रहेगा, बेसिक नहीं बढ़ेगा, मूल वेतन यही रहेगा। ये यहां पर क्लियर करना जरूरी था। और इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ये भी ध्यान रखना है। और कोई भी परिवर्तन, जब नियुक्ति हो गई तो कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कटौती नहीं होगी, कोई भी माइनस में इन्हें कम नहीं किया जाएगा वेतन, ये ध्यान रखना है। और ये जो भी खर्चे होते हैं, आयोग के खर्चे होते हैं, आयोग के बजट प्राकलन हैं, प्राकलन मतलब अनुमान हैं, उन सबको अनुमोदित करने का काम आयोग का सचिव करता है। आयोग में एक सचिव का पद और होता है, तो कभी ध्यान रखना ये आए कि इनके बजट या अनुमानों का जो अनुमोदन करना है, या फिर जो कर्मचारियों के जो सबके वेतन भत्ते जो संचित निधि पर भारित हैं उनका अनुमोदन करना है, तो सीवीसी का जो सचिव होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो सचिव होता है, वो इनका अनुमोदन करता है।
तो हम वेतन तक हमारी बातें क्लियर है। ये जो फिक्स वाला है ये ध्यान रखना है आपको। अब है रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट बनती है कि मंथली बनती है कि दैनिक रिपोर्ट बनती है। तो इस आयोग की जो रिपोर्ट बनती है वो वार्षिक बनती है। वार्षिक रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट उस साल के समाप्त होने के बाद 6 माह के अंदर प्रस्तुत कर दे राष्ट्रपति को। यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के समय की जो भी रिपोर्ट बनी है वो अगले 6 महीने में यानी 30 जून तक उसको राष्ट्रपति को सौंप दे। और रिपोर्ट में आयोग के द्वारा जो भी काम किया गया उसका सबका विवरण होना चाहिए। और सीबीआई की जो भ्रष्टाचार से संबंधित जांच पर जो सीवीसी की निगरानी है, निर्देश है, समीक्षा की गई है, उसका उस रिपोर्ट में अलग से उल्लेख होना चाहिए। ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति फिर इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है। ये केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष इसकी रिपोर्ट रखवाएगा। ये प्रावधान है। अब कुछ नई बातें आपको देखने को मिलेगी यहां पर। ईडी का नाम सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। उनके अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है? ईडी के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति, ईडी के अधिकारियों की नियुक्ति में भूमिका। हम तो सीवीसी पढ़ रहे हैं, हम ईडी तो पढ़ नहीं रहे हैं। ईडी के अधिकारियों की नियुक्ति में भूमिका, किसकी भूमिका? सीवीसी की। देखो, केंद्रीय सरकार वित्त मंत्रालय के अधीन जो प्रवर्तन निदेशालय है उसमें एक प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करता है, केंद्र सरकार करती है, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। और वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश पर करती है। यानी केंद्र सरकार किसकी नियुक्ति करती है? ईडी के निदेशक की, डायरेक्टर की। लेकिन किसकी सिफारिश पर? सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनती है। उस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति करती है, निदेशक की नियुक्ति करती है। समिति में कौन कौन होते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है इस समिति का। जो भी जितने भी सतर्कता आयुक्त हैं, अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, वो इसके सदस्य होंगे। एक केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो सचिव है वो भी इसका सदस्य होगा इस समिति का। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का सचिव भी इसका सदस्य होगा। और वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है उसका सचिव भी इस समिति का सदस्य होगा। ये समिति का अध्यक्ष होगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। वो जो नाम तय करेंगे उसको ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो समिति है ये सिफारिश करते समय ये देखेगी कि उम्मीदवार कितना ईमानदार है, इंटीग्रिटी उसकी कैसी है, अनुभव पर उसके विचार करती है। ये इनका काम है। और प्रवर्तन निदेशक कम से कम 2 वर्ष तक पद पर रहेगा। जो ईडी है, ईडी का निदेशक है, वो 2 वर्ष तक कम से कम पद पर रहेगा। सीवीसी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये जो 2 वर्ष का कार्यकाल है इसको सार्वजनिक हित में समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर लिखित कारणों के साथ कार्यकाल को 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
जो अधिकतम कुल मिलाकर 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी 2 वर्ष न्यूनतम, फिर एक एक साल बढ़ा सकते हैं 3 बार अधिकतम, और अधिकतम 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो हो गई ईडी की नियुक्ति, ईडी के निदेशक की नियुक्ति। अब हम बात करते हैं सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में भूमिका। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, एक समिति की सिफारिश पर करती है, जिसमें कुछ सदस्य शामिल होते हैं। उसकी तरह ही सदस्य थोड़े अलग हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उसका अध्यक्ष होगा, सेम है। जितने भी सतर्कता आयुक्त है, यानी दोनों सतर्कता आयुक्त, उसके सदस्य होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो सचिव है वो भी सदस्य होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय में जो सचिव है, समन्वय और लोक शिकायत का सचिव है, वो भी सदस्य होगा। तो ये इसमें 4 लोग, सतर्कता आयुक्त अगर 2 है तो 5 लोगों की ये समिति होगी। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, एक उपस्थित है तो एक, और एक केंद्रीय गृह मंत्रालय का सचिव हो गया जो सदस्य होगा, और मंत्रिमंडल सचिवालय में जो सचिव है, समन्वय और लोक शिकायत से संबंधित, वो सचिव इसका एक सदस्य होगा। तो ये समिति तय करेगी, और जिसका भी नाम सिफारिश करेगी, केंद्र सरकार उसको सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त कर देगी। तो देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग अच्छे से काम करें, इस पर कोई दबाव ना हो। अक्सर आवाज उठाते समय आम व्यक्ति डरता है कि कहीं मेरा नाम आ जाए, कुछ बात हो जाए। कुछ घटनाएं भी घटी है, किसी ने मामला उठाया, उसको जान से मार दिया गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव पारित किया 2004 में, पिडपी के नाम से, PIDPI शॉर्ट फॉर्म है। ये कानून पारित किया, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन 2004। यानी हिंदी में बात करें तो इसकी सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव 2004। इसके तहत भ्रष्टाचार या कोई भी व्यक्ति पद का दुरुपयोग कर रहा है, उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है, और इस प्रस्ताव को विसिल ब्लोवर के नाम से जानते हैं। कि जैसे कि भाई सूचना देने वाले को, ये विसिल होती है ना, सीटी बजाते हैं, तो विसिल ब्लोवर के नाम से इसको जाना जाता है। जो सूचना देता है उसको भी विसिल ब्लोवर के नाम से ही जानते हैं। यानी अगर आपको कोई शिकायत करना चाहता है, तो सील्ड लिफाफे में पीडपी लिखकर सीवीसी को भेज दो, PIDPI, तो ये समझा जाएगा कि भाई ये विसिल ब्लोवर से संबंधित सूचना है, इसका खुलासा नहीं करना है, इसकी पहचान गुप्त रखनी है, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो कौन थे? NS राउ, RAU, ये प्रथम सतर्कता आयुक्त थे, अक्सर पूछ लिया जाता है। और वर्तमान सतर्कता आयुक्त हैं इसके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। और AS राजीव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और AS राजीव, एक पद हो गया CVC का, ये VC नंबर 1 हो गया, और VC नंबर 2 यानी तीसरा पद, ये नाम नहीं है किसी का, ये खाली है वर्तमान में। इससे एक
बात याद आती है, हमारे एक साथी थे, वो बताते थे कि जब वो शायद 9वीं 10वीं में पढ़ते थे या कोई सी क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय परीक्षा दे के आए, और अक्सर परीक्षा देने के बाद चर्चा करते हैं सभी लोग, भाई पेपर कैसा हुआ, वो प्रश्न किसने किया कि नहीं किया। तो जो टॉपर्स बच्चे थे, जो अच्छे होशियार बच्चे थे, वो बाहर निकलते ही एग्जामिनेशन हॉल से सब ये चर्चा कर रहे हैं कि यार एक प्रश्न नहीं आया, बाकी तो सारे हो गए। वो तो पता ही नहीं उसमें क्या लिखे, बिल्कुल समझ से परे था, बस उसके अलावा तो पूरा पेपर कर दिया। अब एक व्यक्ति ऐसा था जो बैक बेंचर था, बिल्कुल पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। अब वो कह रहा है कि ये सवाल छोड़ के आगे तुम, ये तो मेरा बिल्कुल सही था। और वो सब चौंक गए, यार ऐसा कैसे हो गया, जो हम नहीं कर रहे ये करके आया। बोले इसमें तो करना ही क्या था, इसमें तो सिर्फ इतना लिखना था कि छात्र स्वयं करे। अब हम देखते हैं ना, पासबुक होती है, कुंजियां होती हैं, उनमें अक्सर बहुत से प्रश्नों में के उत्तर में ऐसे लिख दिया जाता है कि छात्र स्वयं करे, भाई इसका उत्तर छात्र अपने विचारों से दे, अपने आप करें। तो उसका मतलब ये तो होता नहीं कि वही लाइन लिख दो, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उसने वो ऐसा ही लिख के आ गया कि छात्र स्वयं करें। तो छात्र साथियों, ये आज का हमारा टॉपिक था, और इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। लेकिन अब एक नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा स्पीड से बोलूँगा, आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिख सकते हैं, ताकि व्यवस्थित लिखने से एक कोई गलती की संभावना नहीं रहती है। बाकी मैंने समझाया है, अगर आपने वो साथ साथ लिखा है तो उसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है, आप अपनी भाषा में लिखेंगे, हो सकता है कहीं कोई लाइन इधर उधर हो जाए। तो सीधा ऊपर हेडिंग डालिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। परिचय, सबसे पहले लिखो परिचय, उसमें लिखो केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार का एक शीर्ष संस्थान है, जो सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने और सार्वजनिक हित में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब अगली लाइन में लिखिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए। यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले संगठनों में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। नेक्स्ट, सीवीसी को यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को अक्सर भ्रष्टाचार का प्रहरी, वॉच डॉग अगेंस्ट करप्शन कहा जाता है। भ्रष्टाचार का प्रहरी, वॉच डॉग अगेंस्ट करप्शन, करप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। इसमें लिखो भारत सरकार द्वारा 1962 में 1962 में 8 सदस्यीय समिति 8 सदस्यीय भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के संथानम थे। इसमें 5 अन्य सांसद और 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। ये भी सांसद ही थे, के संथानम, इनका भी ब्रैकेट में सांसद लिख सकते हो। नेक्स्ट, संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 को 1964 को भारत सरकार के संकल्प द्वारा की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई 11 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट, अर्थात उस समय यह संस्था न तो संवैधानिक निकाय था और न ही सांविधिक। न तो संवैधानिक निकाय था और न ही सांविधिक। सांविधिक मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत, और संवैधानिक मतलब संविधान में वर्णन। नेक्स्ट, इसके कुल 8 सदस्य थे, या इसमें कुल 8 सदस्य थे,
नंबर 1 अध्यक्ष के संथानम, नंबर फिर आगे सदस्य के रूप में नंबर 2 पर लिख लिए संतोष कुमार बसु, संतोष कुमार बसु, संतोष कुमार बसु, टीकाराम पालीवाल, संतोष कुमार बसु, टीकाराम पालीवाल, आर के खडिलकर, आर के खडिलकर, आर के खडिलकर, नेक्स्ट नाथ पाई, नाथ पाई, पा और बड़ी ई पाई, नेक्स्ट शंभुनाथ चतुर्वेदी, नेक्स्ट एल पी सिंह, एल पी सिंह, नेक्स्ट डी पी कोहली, डी पी कोहली, डी पी कोहली, ये 8 सदस्य थे। नेक्स्ट लिखो 1997 में 1997 में विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को, अब सीवीसी लिख लो, आप समझ जाओगे किस समय हमने सीवीसी का मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग लिखवाया है, किस समय सतर्कता आयुक्त लिखवाया है, दोनों को सीवीसी लिखते हैं शॉर्ट में। तो सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को सीबीआई पर निगरानी, निगरानी के ब्रैकेट में आप सुप्रिटेंडेंस लिख लें और इसका हिंदी शुद्ध रूपांतरण अधीक्षण होता है। दोबारा से बोल देता हूं, 1997 में विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को सीबीआई पर निगरानी यानी सुप्रिटेंडेंस या अधीक्षण रखने और सीवीसी को कानूनी दर्जा ब्रैकेट में स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट 1998 में एक अध्यादेश के द्वारा इसे पहली बार कानूनी रूप दिया गया तथा इसे बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। देखो साधारणतः कानूनी दर्जे के रूप में ध्यान रखना, आप 2003 का मामला ही आता है, बाकी फिर भी प्रकृति अगर ऐसी हो जिसमें अध्यादेश के बारे में भी जानना चाह रहा हो तो आप उसको इग्नोर मत करना, इसलिए हमने अध्यादेश के बारे में भी लिखवाया है। 1998 में एक अध्यादेश के द्वारा इसे पहली बार कानूनी रूप दिया गया तथा इसे बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। नेक्स्ट 11 सितंबर 2003 को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे स्थायी रूप से सांविधिक दर्जा दिया गया या कानूनी दर्जा दिया गया। नेक्स्ट इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ब्रैकेट में अध्यक्ष और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त ब्रैकेट में सदस्य से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हेडिंग डालो नियुक्ति, इसमें लिखो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र या वारंट द्वारा एक समिति की सिफारिश पर करता है। नेक्स्ट इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री, नंबर 1 प्रधानमंत्री, उसके आगे लिख लो अध्यक्ष, नंबर 2 गृह मंत्री, उसके आगे लिख लो सदस्य, और नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष का नेता, उसके भी आगे लिख लो सदस्य। अब एक नोट डाल के लिखो, अगर लोकसभा में आधिकारिक रूप से कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े एकल विपक्षी दल का नेता, ध्यान रखना गठबंधन का कोई रोल नहीं है यहां पर, एकल विपक्षी दल का नेता, इसको अंडरलाइन कर लेना एकल विपक्षी दल के नेता को। नेक्स्ट
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, पात्र होंगे। नेक्स्ट, लेकिन अगर सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाते हैं तो भी दोनों पदों की अवधि मिलाकर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना, ये हेडिंग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी या वीसी द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना। इसमें लिखो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष। त्यागपत्र, इसमें लिखो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त लिखित रूप में राष्ट्रपति को संबोधित पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके इस्तीफा दे सकते हैं। नेक्स्ट, पद से हटाया जाना। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा केवल साबित कदाचार, केवल साबित कदाचार केवल भी लिखना है, केवल साबित कदाचार ब्रैकेट में लिख लो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता ब्रैकेट में इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा ये मामला उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच के पश्चात आरोप सही पाए जाने की रिपोर्ट दिए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के आदेश जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट, निलंबन या कार्यालय में उपस्थित होने पर रोक। हेडिंग है निलंबन या कार्यालय में उपस्थित होने पर रोक। इसमें लिखो जब ऐसा मामला राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजा हुआ है तो अंतिम फैसला किए जाने तक राष्ट्रपति इन्हें निलंबित कर सकते हैं। सीवीसी और वीसी को जिसका भी मामला चल रहा है हटाने का, उसको निलंबित कर सकते हैं और अगर आवश्यक समझे तो कार्यालय में उपस्थित होने पर भी रोक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन उपरोक्त सभी प्रावधानों के बावजूद भी राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। अर्थात इन मामलों में, यह भी लिख लो ब्रैकेट में, अर्थात इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, बैंकरप्ट। दिवालिया के ब्रैकेट में बैंकरप्ट लिख लो। या नंबर 2, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन ओब्लिक करके लिख लो अधमता से जुड़ा हो, या ब्रैकेट में नैतिक पतन ओब्लिक अधमता ब्रैकेट में लिख लो मोरल टर्पिट्यूड TURPITUDE मोरल टर्पिट्यूड से जुड़ा हो। या नंबर 3, वह पद अवधि के दौरान पद के कर्तव्यों से बाहर किसी वेतन वाली नौकरी में लगा हो। नंबर 4,
राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो, या 5 उसे ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हों, उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हों, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट अर्जित किए हों, जो उसके कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हो। नेक्स्ट 5 कारण ये लिखवा दिए हैं मोटे मोटे। तो इनके आधार पर राष्ट्रपति बिना सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर भी हटा सकते हैं। आगे लिखो, कर्मचारियों के लिए नियम बनाने की शक्ति। इसमें लिखो, केंद्रीय सरकार आयोग के परामर्श से आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकती है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य और शक्तियां। इसमें नंबर 1 पर लिखो, सीबीआई पर अधीक्षण, सुपरिटेंडेंस, सीबीआई पर अधीक्षण। इसमें लिखो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांचों पर निगरानी रखना। नेक्स्ट, सीबीआई को निर्देश देना। इसमें लिखो, सीवीसी सीबीआई को निर्देश दे सकता है। सीवीसी सीबीआई को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाए, लेकिन सीवीसी सीबीआई को किसी केस को खास तरीके से जांचने या निपटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, सीवीसी मुख्य रूप से सलाहकारी, निगरानी करता और रोकथाम पर फोकस करता है। खुद जांच कम करता है, ज्यादातर जांच करवाता है। नेक्स्ट, सीवीसी की सिफारिशें सलाहकारी है। सरकार इन्हें अस्वीकार कर सकती है, लेकिन कारण लिखित रूप में सीवीसी को बताना अनिवार्य है। ये ध्यान रखना, वैसे सामान्यतः बातें मान ली जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करेगा, लेकिन अगर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उपस्थित नहीं है तो सतर्कता आयुक्तों में से ज्येष्ठ सतर्कता आयुक्त उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। और अगर, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, और अगर सतर्कता आयुक्तों की ज्येष्ठता बराबर है, सीनियरिटी बराबर है, तो सतर्कता आयुक्तों में से एक आयुक्त परस्पर सहमति से बैठक की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, ध्यान रहे, अगर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अनुपस्थिति में सतर्कता आयुक्त किसी ऐसे विषय पर बैठक बुलाता है जिसमें सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की राय अलग अलग थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अनुपस्थिति में ऐसी किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, सीवीसी के अधिकार क्षेत्र। सीवीसी का अधिकार क्षेत्र, नंबर 1, केंद्र सरकार से संबंधित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्तर के पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक तरह से सरकारी कंपनियां, ओब्लिक करके हमने इसमें सरकारी कंपनी भी लिख लो, कन्फ्यूजन ना हो, फिर ओब्लिक करके समिति लिख सकते हैं, फिर आप स्थानीय प्राधिकरण लिख सकते हैं, के अधिकारी।
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, यानी उन्होंने जो निश्चित किया है वो अधिकारी इन संस्थाओं के। नेक्स्ट नंबर 3, लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों में ग्रुप बी सी डी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। बी सी डी ग्रुप के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी। नेक्स्ट, साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक यानी मैनेजर एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं उससे ऊपर के अधिकारी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और सिडबी के ग्रेड डी या इससे ऊपर के अधिकारी। ग्रेड डी या इससे ऊपर के अधिकारी। नेक्स्ट, जांच से संबंधित शक्तियां। इसमें लिखो सीवीसी जांच करते समय सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां रखता है, जैसे गवाह बुलाना, दस्तावेज मांगना, शपथ पर बयान लेना आदि। नेक्स्ट, सीवीसी द्वारा की गई जांच न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। नेक्स्ट, प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच निदेशक होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वेतन। वेतन लिख लो, इसमें लिखो वेतन टॉपिक डाल के, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें क्रमशः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के समान होगी। क्रमशः इसलिए लिखवाया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सैलरी यूपीएससी के अध्यक्ष के समान और सतर्कता आयुक्त की सैलरी यूपीएससी के सदस्यों के समान होगी। नेक्स्ट, परंतु नियुक्ति के बाद उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट, इन सभी खर्च को और बजट के और आयोग के बजट दोबारा लिख लो, इन सभी खर्च को और आयोग के बजट प्राकलनों या अनुमानों, बजट अनुमानों को अनुमोदित करने का काम आयोग का सचिव करता है। नेक्स्ट, यूपीएससी के अध्यक्ष को 2,50,000 रुपए ब्रैकेट में फिक्स लिख लेना, लेकिन फिक्स की परिभाषा याद रखना, और अन्य सदस्यों को 2,25,000 फिक्स मूल वेतन मिलता है। एचआरए और डीए अलग से मिलता है, ये भी लिख लो, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। नेक्स्ट, वार्षिक रिपोर्ट हेडिंग, इसमें लिखो आयोग का कर्तव्य होगा कि वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित वर्ष समाप्त होने के 6 माह के अंदर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। नेक्स्ट, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट, अतः केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है, यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। अब लिखो नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति में भूमिका, या केवल ये लिख लो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों की नियुक्ति, ईडी के अधिकारियों की नियुक्ति। इसमें लिखो केंद्रीय सरकार वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय के केंद्रीय सरकार वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश पर करेगी। अब समिति लिखो, समिति के सदस्य कौन कौन है। नंबर 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष। नंबर 2 सभी सतर्कता आयुक्त सदस्य। नंबर 3 केंद्रीय गृह मंत्रालय का सचिव सदस्य। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का सचिव सदस्य। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव सदस्य। नेक्स्ट, यह समिति सिफारिश करते समय उम्मीदवारों की ईमानदारी और अनुभव पर विचार करेगी। नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशक कम से कम 2 वर्ष तक पद पर रहेगा, लेकिन सार्वजनिक हित में समिति की सिफारिश पर लिखित कारणों के साथ कार्यकाल को 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं। नेक्स्ट, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में भूमिका या सीवीसी की भूमिका, इसमें लिखो। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार एक समिति की सिफारिश पर करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। नंबर 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष, सभी सतर्कता आयुक्त सदस्य, केंद्रीय गृह मंत्रालय का सचिव सदस्य, मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव ब्रैकेट में लिख लो समन्वय और लोक शिकायत, ये भी सदस्य। नेक्स्ट लिखो। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव पीडपी 2004 पारित किया, PIDPI। ये रहा PIDPI 2004 पारित किया। इसका फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन 2004। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव 2004। नेक्स्ट, इसके तहत भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है। इस प्रस्ताव को विसिल ब्लोवर के नाम से जाना जाता है, विसिल ब्लोवर्स। विसिल ब्लोवर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त NS राव थे तथा वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है प्रथम NS राव और वर्तमान प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। वर्तमान सतर्कता आयुक्त नंबर 1 AS राजीव है, नंबर 1 AS राजीव है और नंबर 2 में ये पद रिक्त है। ये वर्तमान CVC हो गया, ये VC में नंबर 1 और ये नंबर 2 का पद अभी रिक्त चल रहा है, अभी एक ही है। तो साथियों, ये आज का टॉपिक था। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो, तो आप कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपका कोई भी सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखें, उन पर हम जरूर विचार करेंगे और आशा करते हैं कि एक संतुलित टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपको दूसरी जगह भी शायद ना जाना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।